दोस्तों मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो आज की कड़ी में हम लोग चलेंगे दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरीय श्रृंखला के 7 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारा 7वां कड़ी है। ठीक है, अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो आप इस आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं, पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए हैं अब तक। तो दोस्तों ये हमारे जो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर आपके 26 के अंतर्गत से। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे 1 से 25 तक क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा 6, 5, 2, 3। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों बताना है। सही उत्तर क्या है? तो आप बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है। तो दोस्तों कुल है 2। ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। एक तो दोस्तों है आपका लोकसभा, ठीक है दोस्तों, एक लोकसभा और दूसरा है दोस्तों राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अगर दोस्तों कभी ये पूछा जाता है कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है, तब आप कहेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 124 में। तो बताइए दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 110 के। ठीक है, अनुच्छेद 110 में भारतीय संविधान की में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए प्रश्न उत्तर हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती जी, सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी। तो बताइए दोस्तों का सही उत्तर क्या है। उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो दोस्तों थी सुचेता कृपलानी। ये तो हुई महिलाओं की बात। दोस्तों अगर पुरुषों में पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष मुख्यमंत्री थे। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? यानी राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, समान है। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय साहब का, GD तापसे का, सरोजिनी नायडू का, विजय लक्ष्मी पंडित जी का। तो बताइए दोस्तों ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जो राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य होता है, यह कथन सरोजिनी नायडू जी का है। किसका है? सरोजिनी नायडू का, जिन्हें भारत की कोकिल कहा जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता, यानी कौन सा रिट जारी नहीं करता? तो बताना है प्रतिषेध, परमादेश, निषेधाज्ञा, परमादेश। ठीक है, वो डबल हो गया दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता। तो जो जारी नहीं कर सकता वो दोस्तों निषेधाज्ञा। ठीक है, निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है। जो कोई ग्रह, ठीक है, चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है, वो छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? दोस्तों कहते हैं दोस्तों उपग्रह। ठीक है, क्या कहते हैं? उपग्रह। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों उपग्रह है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आगे दोस्तों कह रहा है, किसी ग्रह को
अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह को यानी एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पेरिजी, उपसौर, अपसौर, अपोजी। तो बताइए दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ अधिकतम दूरी पूछा गया है दोस्तों, तो ये बताना है। ठीक है, अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या है? तो कहते हैं दोस्तों अपसौर। ठीक है, अपसौर। जब अधिकतम दूरी होगी तो अपसौर कहेंगे, और जब न्यूनतम दूरी होगी तो उसे उपसौर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम कर लीजिए। ठीक है, न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? उप में समीप। ठीक है, उपसौर कहेंगे, और अधिकतम में अपसौर। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, उपसौर और अपसौर पूछ लिया जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कह रहा है कि मेघ गर्जना या वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जना या बादल की गर्जना वायुमंडल किस परत में होता है? ओजोन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों, किस मंडल में होता है, वायुमंडल किस परत में होता है। तो दोस्तों जो बादल की गर्जना होती है या मेघ की गर्जना होती है वो वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में होती है, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है दोस्तों। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 से दोस्तों कह रहा है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? यानी पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वायुमंडलीय परत है उसे किस नाम से हम जानते हैं? समतल मंडल से, या इसे कह दीजिए समताप मंडल कह सकते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, अयन मंडल या बहिर्मंडल। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत है उसको किस नाम से जानते हैं? वायुमंडलीय परत से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है अयन मंडल। क्या है दोस्तों? अयन मंडल। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को, जर्मनी को, फिनलैंड को, भारत को। यानी झीलों की भूमि या झीलों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को हजारों देश की भूमि कहा जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 से दोस्तों कह रहा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, ठीक है, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिक को, यूरोप को। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? चूना पत्थर क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो यू आकार की घाटी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? तो पाई जाती है दोस्तों हिमानी क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हिमानी क्षेत्रों में यू आकार की घाटी पाई जाती है। और जब वी आकार पूछा जाए, ठीक है, वी आकार पूछा जाए तो दोस्तों वो नदी घाटी में, ठीक है, नदी में पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, नदी घाटी में पाई जाती है। ये दोनों पूछे जाते हैं अक्सर। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में और जो वी आकार की घाटी नदी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 से दोस्तों कह रहा है, झरिया कोयला की खानें किस देश के राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में स्थित है? तो बताना है। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों झरिया कोयला खान किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों है झारखंड। किस राज्य में स्थित है? झारखंड के राज्य में। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था है,
ठीक है, जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है सर्वमान्य जो प्रमाणिक संस्था है उनमें से कौन सी है? तो बताना है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य जो प्रमाणित संस्था है कौन सी है? तो दोस्तों है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है जो भारत में। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है? ठीक है, कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। ठीक, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? पीगू महोदय ने, मार्शल ने, केन्स ने, क्राउथर ने। तो ये अर्थशास्त्री हैं सभी। तो बताइए दोस्तों किसने कहा था? यहाँ पे सभी दोस्तों आपके जो भी अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है उनमें से सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? केन्स महोदय ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1901 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो बताइए दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो दोस्तों सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1904 में। कब हुआ था दोस्तों? 1904 में हुआ था। आगे दोस्तों कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 19 अप्रैल को, 15 मार्च को, 22 अप्रैल को। तो बताइए दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है वो 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं और जो 24 दिसंबर को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों कह रहा है, निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? यानी जो खाने पीने वाले पदार्थ होते हैं उनकी शुद्धता की गारंटी कौन देता है? हॉलमार्क, बुल मार्क, एग मार्क, ISI मार्क। तो बताइए दोस्तों कौन सा शुद्धता का मापक है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है एग मार्क। ठीक है, एग मार्क। ठीक है दोस्तों, जो हॉल मार्क होता है ये सोने चांदी में लगता है दोस्तों और ISI मार्क लोहे वगैरह चीज़ों में लगता है और ये कोई मार्क नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है एग मार्क। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया? ठीक है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया था? मार्शल महोदय ने, हैंसन महोदय ने, क्राउमर महोदय ने, क्राउथर ने। तो ये सभी अर्थशास्त्री हैं दोस्तों। बताना है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है या किस परिभाषा किसकी है? तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या है? तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है क्राउमर। ठीक है, क्राउमर महोदय ने ठीक है कहा था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है अक्टूबर से सितंबर महीने तक, जुलाई से जून महीने तक, अप्रैल से मार्च महीने तक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है मार्च से अप्रैल से मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से लेके, जिसे हम लोग वित्तीय वर्ष भी कहते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, 31 मार्च तक ये लेखा वर्ष माना जाता है। ये लेखा वर्ष इसे हम लोग इसे बोलते हैं वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों करा,
बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? यानी जो बोकारो स्टील प्लांट है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है भारत में? तो बताना है ग्रेट ब्रिटेन के, जिसे हम लोग लंदन भी कहते हैं, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों किया गया था वो रूस के, ठीक है, रूस के सहयोग से किया गया था बोकारो स्टील प्लांट। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों कह रहे उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? हमीरपुर में, बांदा में, ललितपुर में, मिर्ज़ापुर में। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो पाए जाते हैं वो दोस्तों ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है ललितपुर, वहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है दोस्तों। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर है? जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बनाई गई है वो किस नदी पर बनाई गई है? रामगंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर, बेतवा नदी पर या घाघरा नदी पर? तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया था दोस्तों वो बेतवा नदी पर। किस नदी पर बनाया गया था दोस्तों? बेतवा नदी पर। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कह रहा है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ठीक है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, फ्रांस को, जर्मनी को, तुर्की को या इटली को। तो बताइए दोस्तों यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तो कहा जाता है दोस्तों तुर्की को। किसको कहा जाता है दोस्तों? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहा है तराइन का पहला युद्ध, ठीक है, 1191 में किसके मध्य हुआ था? या तराइन का पहला युद्ध जो 1191 में हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन देखिएगा, मोहम्मद गोरी और भीम के बीच, मोहम्मद गोरी और जयसिंह के बीच, ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गोरी और अजयपाल के बीच। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों बताइए। जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, तराइन के कुल 2 युद्ध हुए थे, 101 हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। तो हुआ था दोस्तों वो 1191 में, ठीक है, 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों कुल आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं दोस्तों तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आप फीडबैक भी दीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।